हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 जैन मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर की। तो देखो किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मैथमेटिक्स में पूछे गए थे, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, एक बैग है जिसमें के रेड बॉल्स हैं और 10 माइनस के ब्लैक बॉल्स हैं। अगर इनमें से रैंडमली अगर आप 3 बॉल निकालते हो तो ये पाया जाता है कि वो ब्लैक है ना। आपको ये रिजल्ट पता है कि कुछ कलेक्शन अपने पास, और वो कलेक्शन एग्जैक्टली नॉन नहीं है। हाँ, इतना जरूर पता है कि टोटल उसमें कितनी है, 10 बॉल होंगी, लेकिन कितनी रेड है कितनी ब्लैक है आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप 3 बॉल निकालते हो तो ये पाया जाता है कि वो ब्लैक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग हैज 9 ब्लैक बॉल्स एंड 1 रेड बॉल। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या केस बन सकता है। अगर मैं टोटल केसेस की बात करूँ ना, विद फ्रीडम कि क्या क्या हो सकता है, तो आपके पास अगर मैं टोटल केसेस की बात करूं, हालांकि ये क्वेश्चन किसका है आप देख सकते हो क्लियरली, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। और बेस थ्योरम के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, यहाँ पर जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो एक तरह से आप क्या करते हो, जितने भी केस हो सकते हैं उन सभी केसेस में ये ब्लैक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप लेते हो डिनोमिनेटर में। और जो आपका फेवरेबल है कि ये जो केस है, अगर ये केस होगा तो उस वक्त ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो लेते हो आप न्यूमरेटर में। तो मैं टोटल की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप केस बनाओ, सपोज दैट कि सबसे पहला केस ये बनाओ कि भाई 0 रेड है ना, और बाकी 10 कैसी है, ब्लैक है। तो अगर ये केस होता है तो इस केस में सारी ब्लैक आ जाए, 3 बॉल आप सेलेक्ट कर रहे हो और सारी ब्लैक आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे 10C3 अपॉन में टोटल 10 बॉल और C3। ठीक है, इसी तरह से दूसरा केस, मान लो एक रेड हो और बाकी 9 कैसी हो, ब्लैक हो। तो इस केस में अगर तीनों ही ब्लैक आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9C3 और अपॉन में 10C3। इसी तरह से नेक्स्ट केस आप बनाओगे कि 2 रेड हों और 8 ब्लैक हों। ठीक है, तो इस केस में 8C3 अपॉन 10C3। तो ये केस इस तरह से बनता रहेगा, है ना। तो फाइनल जो आपका केस क्या बन सकता है, सोचो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 10C3 9C3 8C3, लास्ट ही जा सकता है 3C3 और अपॉन में 10C3। अब बात करते हैं अपन फेवरेबल केस की। तो अगर हमारे पास 9 ब्लैक हों और एक रेड हो तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी। तो ये बनेगा 9C3 अपॉन 10C3, ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये आंसर कितना आएगा, 10C3 है वो तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 9C3 और अपॉन में ये क्या बनेगा, ये हमारे पास है एक बाइनोमियल सीरीज। और इस बाइनोमियल सीरीज की बात करें तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो देखो मैं इसी के साथ थोड़ा खेल सकता हूँ। अगर इसकी बात करें अपन, ये 3C3 है, यहाँ पे 4C3, इस तरह सीरीज बनेगी। तो 3C3 4C3 5C3 इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में 10C3। और आपको पता है ये तो बिल्कुल फेमस मतलब सीरीज है कि जब भी आपके पास सबस्क्रिप्ट के नाम पे अगर सेम क्वांटिटी दिखे तो एनसीआर की जो प्रॉपर्टी होती है, एनसीआर प्लस एनसीआर -1, वो वाली प्रॉपर्टी आपको सोचनी चाहिए। जैसे ये 4C3 है, मान लो इसके साथ में 4C4 होता तो प्रॉपर्टी बन जाती। तो आप इसी को आप चाहो तो 4C4 लिखते हो, है ना, इसी को चाहो तो आप लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, देखो इसका फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास 5C4। ठीक है, और वो 5C4 नेक्स्ट इसके साथ क्लब होगा तो ये बन जाएगा 6C4, है ना, ये क्या बन जाएगा 6C4। इसी तरह 6C4 आगे वाली टर्म बनेगी 6C3, उसके साथ क्लब होगा तो ये बनेगा 7C4। तो इस तरह से लास्ट में इसके साथ क्लब होगा तो ये बनेगा 11C4 और ऊपर है 9C3, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा वो बता सकते हैं। तो देखो ये बनेगा 9C3 987/6 और अपॉन में ये बनेगा 11 10 9 8 और नीचे 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो 9 और 8 तो कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे 6 ये 4 होगा, ये 2 एंड ये भी 2, है ना, सॉरी 5 होगा ये ना, ये 5 होगा। तो ये मामला कितना बनेगा, ये बनेगा
2 ऊपर जाएगा तो 14 और नीचे 11 इंटू 5 यानी 55। तो इसका आंसर आना चाहिए 14/55, यानी जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास रीजन डिनोटेड बाय। आपको यहाँ पर सवाल एरिया का दे रखा है और देखो यहाँ पे रीजन को आप समझो पहले। अच्छा, इस रीजन की बात करते हैं तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 8, है ना। अच्छा, ये यहाँ से हिंट है किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। डायग्राम बनाओ आप, तो डायग्राम जब आप बनाओगे तो y बराबर x/8 है ना, ये ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कुछ इस तरह से, है ना। इधर भी देखो ये एसिम्प्टोट होती है, ये भी एसिम्प्टोट, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनता है, ठीक है। तो ये है y बराबर 8/x, तो y लेस देन और इक्वल टू 8/x, मतलब इससे नीचे वाले रीजन की बात हो रही है। इसी तरह से ये है y बराबर एक्स स्क्वायर से नीचे वाला रीजन, तो y बराबर एक्स स्क्वायर ये रीजन रहेगा। इसी तरह से अगर देखें तो ये है y बराबर 1 के ऊपर या उससे मैं बोल सकता हूँ y बराबर 1 के ऊपर भी हो सकता है और अबोव भी, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑन y इक्वल्स टू 1 और अबोव y इक्वल्स टू 1। तो देखो यहाँ पर ये कटिंग पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है। तो ये है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये है y बराबर 8/x, है ना। तो ये मामला क्या बनेगा भाई, इक्वेट करो, तो यहाँ से आएगा x³ बराबर 8, x की वैल्यू 2 आएगी। अच्छा, x अगर 2 आएगा तो y यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमें पता है यहाँ जो x की वैल्यू है वो 2 है और y की वैल्यू कितनी है, एक तरह से 4 होगी। तो हमें ये है y इक्वल्स टू 1 ना, तो y इक्वल्स टू 1 की लाइन बनी कुछ इस तरह से, ये y इक्वल्स टू 1। तो हमें चाहिए भाई इससे ऊपर और इन दोनों से नीचे, मतलब एक तरह से ये वाला रीजन अपन को चाहिए। अब देखो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे ना, तो मैं बोलूँगा भाई अपर कर्व ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। लोअर क्या हो गया, y इक्वल्स टू 1। आगे अगर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है। तो हमें ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू, ये भी डिटरमाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज हम यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे। तो देखो इसके लिए y इक्वल्स टू 1 अगर मैं देखूं, इसमें रख देता हूं, तो y इक्वल्स टू 1 पे x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। और इसमें y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो x की वैल्यू आएगी 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा, तो मैं 1 से लेकर 2 तक मैं इंटीग्रेट करूंगा y अपर माइनस y लोअर, तो y अपर है एक्स स्क्वायर और y लोअर है 1। आगे अगर देखें तो 2 से लेकर 8 तक y अपर रहेगा 8/x और माइनस y लोअर रहेगा 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन रहा है x³/3 माइनस x और लिमिट 1 से 2, और ये है 8 ln x माइनस x 2 से लेकर 8 तक, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको जस्ट लिमिट रखनी है, तो अगर यहाँ पे मैं 2 और 1 रखूँ तो 2³ माइनस 1³ यानी 7/3, और यहाँ पे 2 माइनस 1 रखोगे तो 1 आएगा, इधर 8, इधर आएगा ln 8 माइनस ln 2, तो ln 8 को मैं लिख सकता हूँ 3 ln 2 और माइनस 2 रखेंगे तो ln 2 और माइनस यहाँ पे 8 माइनस 2 यानी 6। तो देखो ये मामला कितना आ रहा है। अगर मैं log की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 log 2 और 8 यानी 16 log 2 वो सब में है। कांस्टेंट की बात करते हैं तो 7/3 और माइनस 7/3 और माइनस 7, तो ये होगा 21 माइनस का और प्लस का 7, है ना। तो 21 और 7 है ना, -14/3, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये एरिया का सवाल था, मॉडरेट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि x जो है एक नंबर है ना। अच्छा, x बी द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स, कि 9 डिजिट के जितने भी नंबर्स हो सकते हैं उनका नंबर, मतलब कितने नंबर ऐसे होंगे। अच्छा, एक कंडीशन भी बोला है, क्या है कि बाय टेकिंग डिजिट्स फ्रॉम फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, यानी इनकी बात हो रही है। यहां से अपन को ये नंबर उठाने, आई मीन डिजिट उठाने हैं और आपको 9 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, ठीक। अब यहां पे ये कंडीशन है वेयर ओनली 1 डिजिट इज रिपीटेड ट्वाइस। तो x के बारे में क्या बोला कि अगर मैं यहां से डिजिट यूज करके 9 डिजिट के नंबर बनाऊं, पर ध्यान रखना एग्जैक्टली एक डिजिट जो है वो ट्वाइस आना चाहिए।
तो ऐसे नंबर कितने बनेंगे, x बनेंगे। अच्छा उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप आइडिया लगाओ कि एक तरह से 9 डिजिट है, उनमें से केवल एक ही रिपीट हो रहा है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास से 9 के 9 तो यूज नहीं होंगे, इनमें से केवल 8 ही यूज होंगे और उन 8 में से कोई एक रिपीट होगा, ऐसा अपन कह सकते हैं ना। तो इन 9 में से पहले आप 8 सेलेक्ट कर लो और उन 8 में से किसी एक को रिपीट करवा दो, तो आपके सामने क्या होंगे, 10 डिजिट जिनमें 2 सेम भी रहेंगे। अब उनको घुमा दो, सॉरी 10 नहीं होंगे, 9 ही डिजिट होंगे लेकिन उनमें 2 सेम रहेंगे, तो ये बनेगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसा बन जाएगा। ये तो होगा आपका x है ना। अब इसी तरह से देखो y की बात करते हैं अपन। y में क्या बोला है कि नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स सच दैट एग्जैक्टली 2 डिजिट्स आर रिपीटेड ट्वाइस। खेल वही है कि इस बार क्या है, आपके पास टोटल 9 होने चाहिए, है ना, और एग्जैक्टली 2 डिजिट्स जो हैं वो रिपीटेड हैं ट्वाइस, जैसे कुछ इस टाइप से ए बी बी, बाकी जो 5 है वो अलग और हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इस बार आपके पास टोटल अगर देखें तो कितने डिजिट यूज होंगे ना, 1 2 और 5, 7 ही यूज होंगे, ठीक है। तो पहले इन 9 में से आप 7 सेलेक्ट कर लो, है ना, उन 7 में से भी 2 लोगों को रिपीट करवाना ना, तो 7 में से 2 सेलेक्ट करो और उनको रिपीट करवा दो, तो आपके सामने कुछ इस तरह से पिक्चर दिखेगी ना, 5 इधर डिफरेंट डिजिट है ना, और ये 2 कैसे होंगे, सेम होंगे, टोटल 9 है। इन 9 को अरेंज करोगे तो कुछ इस तरह से अरेंज कर दोगे, तो ये x है और ये y है। तो हमें यहाँ पे पूछा क्या, देखो x बराबर कितना होगा ना, मतलब एक तरह से आप चारों ऑप्शंस की बात करें तो आपको x अपॉन y बताना है। आप देख सकते हो ध्यान से, आपको x अपॉन y बताना है। तो यहाँ x अपॉन y अगर करेंगे, 9 से 8 होता है 9, ये 8 है, और 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसकी बात करते हैं 9 से 7, ये होता है 9 इंटू 8 बाई 2 यानी 36, और 7 C2 होता है 21, ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो देखो ये तो गया काम से, ठीक है। और यहाँ अगर देखें तो ये है 9 8 और 2 ऊपर जाएगा, और यहाँ 36 और 21, ये 4 बनेगा, और ये 2, तो ये आएगा 4/21। तो x अपॉन y की जो वैल्यू है वो है 4/21, है ना। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि 21 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू वाई। तो ये जो आपका सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये एक तरह से आपका जो सवाल है वो पीएनसी का सवाल है। और बता दूं ये जो वाला जो कंडीशन है ना, ये वाला कंडीशन है ना, ये कंडीशन जेईई एडवांस ने पहले पूछा हुआ ऑलरेडी ना, तो इसको थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड कर दिया ना, तो उसी क्वेश्चन से ही इंस्पायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसिडर द 10 ऑब्जर्वेशंस, है ना, कंसिडर द 10 ऑब्जर्वेशन 2, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 21 ए एंड बी। अच्छा इनका मीन सबका दे रखा है और वेरिएंस भी आपको दे रखा है। तो ये सवाल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपके पास 2 चीजें आपको दे रखी है, 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है और 2 अननोन यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो ए और बी आपको निकालना है, और उसके बाद में आपको पूछा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम मीन की कंडीशन लगाएंगे। तो मीन की कंडीशन मतलब इन सब का एडिशन और अपॉन में 10, तो एडिशन कितना होगा भाई, ये 36 और साथ में 13, तो ये हो गया 36 एंड 13 49, और यहाँ पे 60 70 और 80, 80 प्लस ए प्लस बी अपॉन 10, ये है 9। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आपको मिलेगी एक तरह से 10 की इक्वल, ये पहली कंडीशन है। बिल्कुल ऐसे आप वेरियंस की कंडीशन लगा सकते हो। तो वेरियंस की कंडीशन आप लगाओगे तो वो क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल स्क्वायर्स अपॉन में n माइनस मीन स्क्वायर, ये होता है वेरियंस। तो देखो यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल स्क्वायर्स, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11, 13, 15, सबका स्क्वायर लिख दो आप। अपॉन में n, जो वैल्यू कितनी है 10 के बराबर, और माइनस मीन का स्क्वायर, और इक्वल्स टू वेरिएंस जो है 34.2 के बराबर। बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन में ध्यान दे अपन
तो ये मामला कितना बन रहा है भाई, है ना। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मामला कितना हो गया, 25 9 34 4 38, तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा 100 है ना, और ये मामला कितना हो गया, 290 हो गया क्या, और ये 225 और साथ में 441, है ना। इन सबको जोड़ लो आप, है ना। तो ये एडिशन कितना आ रहा है ना, ये एडिशन देखो ध्यान से, 5 1 6 और 8 14। इसके बाद में अगर देखें तो 5 2 7 9 16 और 3 19, 1 4 5 2 7 2 9 और 1 10, तो 1094 ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये एडिशन इतना आया है, एक काम 10 से आप मल्टीप्लाई कर ही दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 810, है ना, 810 और उधर 342। तो यहाँ से अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देखें तो कितनी आनी चाहिए, देखो इसमें से 800 अगर घटाओगे तो 294, 10 और घटाओगे 284, उसको आप माइनस करोगे 342 माइनस 284, तो ये बनेगा 8 और 5, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो 58 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचो कि भाई ऐड करें तो 10 और स्क्वायर का एडिशन करें तो कितना आना चाहिए 58। तो आप सोचोगे 8 और 2 हो सकता है क्या, नहीं 8 तो ज़्यादा हो गया, 7 और 3, 7 और 3 सोचो एक बार, 7 और 3 का स्क्वायर का एडिशन, तो 49 एंड 9 58, है ना। मामला यहाँ पे बिल्कुल फिट है ना। तो आपके जो नंबर है ए और बी वो क्या होने चाहिए, 7 एंड 3 होंगे ना। तो ये यहाँ पे अपन लिख लेते हैं भाई 7 और 3, है ना। दो ऑब्जर्वेशन अपन को पता है। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें यहाँ पे पूछा है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले तो आपको मीडियन निकालनी है, तो सबसे पहले मीडियन निकालनी है, तो आपको सारे ऑब्जर्वेशन एक बार इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो ना। तो देखो यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखूँ तो ये 2 फिर 3, अच्छा 3 दो बार है ना, ये भी तो है। इसके अलावा क्या है, 5 है, 10 है, अच्छा 10 से पहले 7 आएगा, ठीक है। फिर 11 13 15 और 21, तो हमारे पास ये 4 4 8 तो 10 डेटा आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो मीडियन क्या होगा, जो मीडियन होगा वो मिडिल टर्म्स पे फोकस करो, और मिडिल टर्म्स के नाम पे है 2 टर्म्स, तो इनका जो एवरेज है वही क्या होगा, मीडियन होगा। तो इनका एवरेज है ना, यानी 7 + 2 बटे 7 + 10 बटे 2, तो ये होगा 17/2, है ना, 17/2। तो मीडियन बनेगा 8.5, ये बनेगा मीडियन। तो हमें एक तरह से इस मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन क्या होता है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस कैपिटल M और अपॉन में n, मतलब जितने भी एब्सोल्यूट डेविएशन होंगे अबाउट दिस मीडियन, उन सभी का जो मीन है वही क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो देखो यहाँ पर सारे एब्सोल्यूट डेविएशन निकालो आप, है ना। जैसे 2 का यहाँ से एब्सोल्यूट डेविएशन कितना आएगा, एक तरह से ये आएगा 6.5, इसका अगर देखें तो 5.5, ये भी 5.5, तो इन सब का एडिशन अपन को निकालना है। इसके बाद में 5 का अगर देखें तो 3.5, नेक्स्ट 7 की बात करें तो ये होगा 1.5, इसी तरह से आगे बात करते हैं अपन 10 की, तो ये होगा 1.5, एंड 11 की बात करें तो ये होगा 2.5, ऐसे से 2 एक्स्ट्रा करते जाओ आप, फिर 4.5, फिर 2 एक्स्ट्रा 6.5, और यहाँ से 6 एक्स्ट्रा, तो ये 12.5, और अपॉन में n कितना है भाई, n है यहाँ पे 10। तो ये मामला कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, ये हो गया 10 और ये 11, ठीक है, और ये 3 है, यहाँ पर 7 और 19 बटे 10, तो ये मामला कितना हो गया, 10 10 20 और 20 और ये 30 है, तो कितना हो गया 50 बटे 10, तो आंसर होगा 5 के बराबर। यानी पहला आप जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक का सवाल है और फैमिलियर सवाल है, आई विल से मॉडरेट बट कैलकुलेटिव है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द वैल्यू ऑफ, अब देखो ये जो सवाल है आपके पास सीरीज का सवाल है, ठीक है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो एक्सप्रेशन है वो आपको फैक्टोरियल में दिख रहा है, तो आपको लगेगा ये सवाल है वो मेथड ऑफ डिफरेंस का है, मतलब कैंसिलेशन वाली जो सीरीज बनती है ना, उनकी बात हो रही है। लेकिन आप ऑप्शंस भी देख लो,
ऑप्शंस यहाँ पे फैक्टोरियल की फॉर्मेट में नहीं है बल्कि ए की फॉर्मेट में है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा e की पावर -1 की फॉर्मेट में है। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये कुछ और नहीं बल्कि e की पावर -1 का कुछ एक्सपेंशन की फॉर्म में आएगा। ठीक है। अच्छा, e की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है वो आपको देखना है। तो उसके लिए आपको e की पावर x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। ये होता है 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x² बाई 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल। अच्छा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ये कुछ और नहीं बल्कि समेशन ऑफ x की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल होता है और 0 से लेकर ये चलता रहता है इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दिख जाता है तो वो e की पावर x का एक तरह से एक्सपेंशन है। अब बात आ रही है यहाँ पे, अगर e की पावर -1 दिख गया, इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा, e की पावर -1 है ना का एक्सपेंशन दिखेगा, यानी -1 की पावर k और यहाँ k का फैक्टोरियल और k की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी, ऐसा कुछ अगर दिखेगा तो मैं उसको e की पावर -1 बोल दूंगा। अब देखते हैं यहाँ पे सवाल पे नजर डालते हैं। तो सवाल में -1 की पावर k दिख तो रहा है, लेकिन हमारे पास k फैक्टोरियल के अलावा यहाँ पे ये फालतू चीजें भी दिख रही है ना, और लिमिट में भी थोड़ा सा धोखा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इनको हटाने की कोशिश करता हूँ। तो k को यहाँ पे हटाएगा k फैक्टोरियल कैसे, ध्यान से देखना, -1 की पावर k, अगर इसको देखूं तो ये k है, फिर क्या आएगा k -1, इस तरह से चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये k इंटू k+1, देखो ये गया काम से, ये गया काम से। अच्छा, ये भी काम से जा सकता था अगर यहाँ पे k-1 होता, तो वैसा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं इसको k-1 लिखता हूँ और साथ में +2, और मुझे पता है कि यहाँ पे मामला k-1 का फैक्टोरियल है, और अगर इसको सेपरेट करें तो काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे k-1 से डिवाइड करो तो यहाँ पे k-2 का फैक्टोरियल बनेगा, और प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स -1 की पावर k अपॉन k-1 का फैक्टोरियल बनेगा। अच्छा, इनका समेशन भी होगा, इनका समेशन भी होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब देखो ये 1 पे तो डिफाइन नहीं है, है ना, तो अपन बोल देंगे भाई 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, और ये 1 से इन्फिनिटी। अब देखो ध्यान से, ये ऐसा फॉर्मेट है क्या, ध्यान से देखना भाई, है ना। अच्छा, k बराबर 2, तो ये 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट तो है, बिल्कुल सही है ना, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे अगर k फैक्टोरियल है तो यहाँ पे x की पावर k, यानी k फैक्टोरियल है तो यहाँ पे इसके हिसाब से -1 की पावर k ही होनी चाहिए। कंफ्यूजन से बचने के लिए आप हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट बना के चले। अगर नीचे k है तो पावर भी k है ना, तो देखो नीचे k-2 है, तो अगर मैं पावर k-2 अगर कर दूं, यानी उसके लिए आपको -1 की पावर 2 बाहर लेना पड़ेगा, तब जाके ऐसा बनेगा। और आप तो जानते इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो वैसे भी +1 होता है, तो ये चीज वही है। इसके अलावा अगर देखें, अगर यहाँ पे k-1 है तो यहाँ पे भी k-1 होना चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो ये k-1 बन जाएगा। अब देखो ये प्रॉपर बन गया है। जैसे आप 1 रखोगे, 0 फैक्टोरियल से शुरुआत होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे हुई थी, और ये बिल्कुल फॉर्मेट जो है बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, यानी ये जो अपने पास सीरीज बनेगी, और ये जो सीरीज बनेगी वो e की पावर -1 वाली है, तो ये e की पावर -1 बनेगा, और ये -2 टाइम्स e की पावर -1, यानी ये -e की पावर -1 बनेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो सवाल पूछा गया आपको वो एक तरह से e की पावर -1 के एक्सपेंशन से पूछा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास देखते पता चल गया होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। और सवाल में क्या बोला गया कि एक ट्राइंगल है ABC, अगर ये कुछ रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है और साथ में ABC है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शंस बोल रहे हैं कि tan A tan B tan C, या फिर tan A tan C tan B, ये AP में होंगे या फिर GB में होंगे, ये सवाल है। तो आपको अगर 3 नंबर्स दे रखे हैं और बोले कि भाई AP कंडीशन क्या होगी, GP कंडीशन क्या होगी, तो वो आपको पता होनी चाहिए ना। अगर ABC AP में है तो 2B बराबर A + C, ऐसा रिलेशन बनना चाहिए। और अगर GP में है तो B² = AC। तो हमें चेक करना क्या वाकई ऐसा रिलेशन बन सकता है ना। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपन को। तो ये मामला क्या है, tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B, और अपॉन में ऑलरेडी tan A है। इधर देखिए, देखो यहाँ भी tan में बदलना पड़ेगा, तो sin² cosec² में बदल सकता है, और cosec² को cot में, देन cot को फिर tan में।
तो साइन स्क्वायर सी को नीचे लेके जाओ तो कॉसेक स्क्वायर सी जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी, और कॉट स्क्वायर को 1 अपॉन टेन स्क्वायर सी है ना, ऐसा अपन लिख सकते हैं। इसी तरह से साइन स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो वो बनेगा कॉसेक स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पर हमें टेन ए टेन बी टेन सी में रिलेशन लाना है ना। थोड़ी देर के लिए आप चाहो तो इनको ए बी सी मान सकते हो ना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी मानना चाहो ना। जैसे मैं यहाँ पे टेन ए को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, टेन बी को वाई और टेन सी को जेड। फिर रिलेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स इंटू वाई, और ये एक्स स्क्वायर ना तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये इसको माना था जेड तो ये बनेगा जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो इनको अपन एलसीएम लेके ना और आसान बना सकते हैं, देखते हैं रिलेशन कुछ बन रहा है क्या। तो एलसीएम यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई और जेड स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये वाला जो मामला अगर मैं डिवाइड करूँ तो एक्स बचेगा और साथ में जेड स्क्वायर प्लस 1 ऊपर भेज देते हैं ना, एक्स माइनस वाई के साथ में एक्स और जेड स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से ये वाला अगर इसको कैंसिल आउट करेगा तो 1 प्लस एक्स वाई ऊपर जाएगा और बराबर में है 1। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते अपन है ना, सिंप्लीफाई कर देना तो देखो यहाँ पे कुछ बनता है क्या। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ ना डायरेक्ट है ना, इधर भेज ही देता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई और जेड स्क्वायर। देखो क्या था बराबर में एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स वाई और जेड स्क्वायर प्लस 1, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, देख लो आप ध्यान से। अब देखो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन अपन को करना है। जैसे आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या काम के एक्सप्रेशन देखो यहाँ पर, ये देखो ये 1 प्लस एक्स वाई, ये 1 प्लस एक्स वाई ना, अगर मैं इसको इधर लाऊं कॉमन लूं तो ये क्या बन रहा है, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर लेफ्ट में लाओ, और ये एक्स स्क्वायर इसको भी लेफ्ट में ले आओ, ठीक है, बराबर 0। और साथ में ये एक्सप्रेशन क्या बचा है, एक्स इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाकी जेड स्क्वायर प्लस 1, ऐसा बन गया। तो ये देखो आप ये वाली चीज़ तो गई काम से, ये तो गई काम से। और इनको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक्स वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर, और ये साथ में एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अच्छा 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, जैसे ये वाली टर्म, ये वाली टर्म्स भी कैंसिल आउट हो रही है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो ये जेड स्क्वायर है ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर देखो है ना, तो जेड स्क्वायर इसमें दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो वाई एक्स और कॉमन में दिख रहा है ना, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो नॉन जीरो क्वांटिटी है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मैं उससे डिवाइड कर सकता हूँ। तो आपके पास रिलेशन क्या बना, जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई, और ये किसी कंडीशन है, जीपी कंडीशन है, जिसकी मिडिल टर्म क्या होगी, जेड होगी, और जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं वो क्या होंगी, एक्स और वाई, मिडिल टर्म है जेड। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि एक्स जेड और वाई ये जीपी में होंगे। तो एक्स कौन था भाई, एक्स था 10 जेड और वाई, यानी 10A 10C और 10B ये जीपी में होंगे, यानी एक तरह से ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। सवाल अगर देखें तो कैलकुलेशन वाइज मतलब अच्छा सवाल है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको ये पता ही होना चाहिए भाई एपी जीपी कंडीशंस क्या है। तो आई विल से अच्छा क्वेश्चन है, ये रिलेशन सेट करना मतलब आसान नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, लेट tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस ये एंगल और tan ऑफ दिस बराबर के, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा कि यहाँ पे यूज कर रखा है तो हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, के क्या होगा, और वो के क्या है, एक तरह से इनका एडिशन है। तो देखो यहाँ पे इसको निपटाना पड़ेगा। अच्छा ये tan ऑफ दिस, अच्छा tan ऑफ यहाँ पे भी ऐसा कुछ दे रखा है, लेकिन यहाँ cos इनवर्स 2/3, यहाँ पे साइन इनवर्स में बदल रखा है। तो एक काम अपन कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स 2/3। तो देखो यहाँ पर ये चीज बनेगी क्या, ये बनेगी tan ऑफ π/4, मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ, है ना इसको, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बनेगा। देखो जैसे मैं π/2 माइनस दिस लिखूंगा तो π/2 इंटू 1/2 π/4 और माइनस हाफ कॉस इनवर्स, और उसको हमने क्या माना था, थीटा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो ये क्या बनेगा, ये tan a प्लस tan b है ना, फॉर्मूला लगा दो आप, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये बनेगा 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10, और ये बनेगा 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, और जैसे आप एलसीएम लेंगे तो ये है नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर, ऊपर बनेगा 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर, और साथ में 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये मामला बनेगा 1 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, बाकी सब उड़ जाएगा, और नीचे है 1 माइनस 10 स्क्वायर। तो ये जो मामला है आपको दिख रहा होगा, ये कुछ cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है उसमें आपको दिखता होगा। cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये 2 अपॉन एक तरह से cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा है। तो हमने इसको थीटा माना था, हमने इसको थीटा माना था ना, तो देखो ये क्या बनेगा 2 अपॉन cos ऑफ डबल ऑफ थीटा, तो इसका डबल करेंगे तो क्या बनेगा cos इनवर्स 2/3। तो ये मामला देखो कितना हो गया, 2 अपॉन 2/3, यानी ये हो गया 3। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जो के की जो वैल्यू है, के की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर आएगी। तो के की वैल्यू अगर 3 होगी तो हमें इस आईटीएफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या बनेगी, ये है साइन इनवर्स 3x माइनस 1। अच्छा इसको भी अपन चाहें तो बदल सकते हैं, जैसे मैं इसको ये cos इनवर्स x है तो इसको भी cos इनवर्स x में बदल सकते हैं। ये होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स, इसके साथ मिलेगा तो ये बनेगा π/2 माइनस 2 cos इनवर्स x। अब देखो जब भी आपके पास आईटीएफ इक्वेशन आ जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो कोई बात नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में ध्यान रखना आपको सॉल्यूशंस को क्रॉस चेक जरूर करना होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ साइन लूँ तो ये बनेगा 3x माइनस 1, और साइन π/2 माइनस थीटा होता कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस ऑफ 2 cos इनवर्स x, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लो, तो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब इसका cos स्क्वायर है ना, और माइनस 1, इधर क्या है 3x माइनस 1, तो यहां से ये गया काम से, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0 या फिर 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या x बराबर 0 वैलिड होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो x बराबर अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो x बराबर 0 पे अगर साइन इनवर्स माइनस 1 कितना होता है माइनस π/2, और ये प्लस π/2, और 0 पर ये बनता है 0 पे π/2 इंटू 2 पाई, तो ये बिल्कुल मामला सेट है। 3/2 की बात करें तो 3/2 तो यहाँ पे डोमेन में नहीं है, तो ये तो गया काम से। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ जो भी सॉल्यूशंस अपन को मिले हैं तो यहाँ पे एक ही वैलिड सॉल्यूशन माना जाएगा, और वो है x बराबर 0। तो इसका जवाब होना चाहिए एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो इस तरह से अपन इस आईटीएफ क्वेश्चन को, आईटीएफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आई विल से दिस इज मॉडरेट है ना, अच्छा सवाल है। इसके बाद देखो आप अगला सवाल, देखो आप अगला सवाल है कि एक फंक्शन है, फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया है कि अगर f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू दिस, तो बताओ fx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हमें एक तरह से फंक्शन पता होना चाहिए। अच्छा फंक्शन निकालेंगे कैसे, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी हो इसको आप थोड़ी देर के लिए t मान लो, कोई नहीं f ऑफ t भी आ गया तो काम तो हो ही जाएगा। तो अगर इसको आप t मानोगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानोगे, तो एक तरह से आपने एक्स स्क्वायर को t माइनस 1 मान लिया। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैं t माइनस 1 लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को t माइनस 1,
तो मौज हो गई है ना, क्योंकि आपको फंक्शन मिल चुका है। और ये क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5t, और यहाँ पे कांस्टेंट 1 1 2 और -5 यानी -3। तो हमें फंक्शन पता है, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से 3 fx हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x माइनस 3। इंटीग्रेट अपन फटाफट कर सकते हैं, तो ये आएगा x³ 3x स्क्वायर बाई 2 और -3x, और लिमिट यहाँ पे रखनी है 0 से 3। 0 रखने का फायदा है नहीं, तो केवल 3 रखना आपको। तो 3 का क्यूब बाई 3 9, ये 27/2 और -9, तो आंसर आएगा 27/2, और ये कितना होता है 13.5, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो इस सवाल के अंदर दम वाली बात नहीं है ना, इजी सवाल था ये। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ए सर्कल C1 पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोले एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास करता है, यहां से पास करेगा, और साथ में बोला है कि लाइंग इन रीजन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब वो जो सर्कल है वो केवल राइट में होना चाहिए, y एक्सिस के राइट में होना चाहिए, और यहाँ से पास भी करना चाहिए। तो ये तो तभी हो सकता है जब बिल्कुल ऐसे टच करता हुआ यहाँ पे जाए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी ऊपर बनाया तो ये इसको कट कर देगा, है ना। और उसका थोड़ा सा पोर्शन है वो क्या आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, वो आपको करना नहीं है। मतलब एक तरह से आप ऐसे बनाओगे, इसको टच करना चाहिए, और ये तभी होगा जब इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा। अच्छा, इसका डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर कितना 10, मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी 5। तो आप इसके बारे में बोल सकते हो कि 5,0 होगा रेडियस, क्योंकि कितनी इसकी 5 है। कंसिडर ए कॉर्ड PQ ऑफ C1, इसकी कॉर्ड माननी है PQ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साथ में बोला कि विद इक्वेशन y बराबर x, तो y बराबर x के साथ में आपको कॉर्ड माननी है PQ। तो लेट्स से इट इज P एंड दिस इज Q, ठीक है। दूसरा सर्कल आपके पास जिसका डायमीटर PQ होगा, मतलब आप ऐसा कुछ बना सकते हो। अच्छा, ये y बराबर x है, तो इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं पॉइंट्स के बारे में, दे तो 0,0 हो गया, और y बराबर x है ना, y बराबर x। तो देखो यहाँ पर ये सर्कल की इक्वेशन होगी x -5 का होल स्क्वायर, y -0 का होल स्क्वायर और 5 स्क्वायर, और y और x बराबर है, y और x बराबर है। तो यहाँ से इस पॉइंट का आइडिया लग सकता है ना, y को मैं अगर मैं x रख दूं तो यहाँ पर ये मामला बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 10x और बराबर 0। तो x की वैल्यू आएगी 0 या 5, है ना। तो x बराबर 0 यहाँ पे और x बराबर 5 यहाँ आ जाएगा, तो y भी कितना आएगा 5। ये तो जस्ट इससे ऊपर ही हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि एक कॉर्ड है जो ड्रॉन की गई किसको, C2 को, पासिंग थ्रू 2,3 सच दैट। अच्छा, यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे पहले C2, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, इसकी इस सर्कल की जो है ना, इस सर्कल की एक कॉर्ड बनानी है 2,3 से पास करती हुई, और इस तरह से बनानी है कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ C2 मैक्सिमम होनी चाहिए। अरे भाई, ऐसी कॉर्ड जो इस पॉइंट से पास करती हो, लेकिन ध्यान रखना इससे मैक्सिमम डिस्टेंस में, वो तभी होता है जब ये बिल्कुल, है ना, ऐसे इसी पॉइंट के थ्रू परपेंडिकुलर हो। मतलब ये पॉइंट क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। कुल मिलाकर आपको ये बोलना चाह रहा है ये कि ये 2,3 अगर मिड पॉइंट है तो उस कॉर्ड को ड्रॉ करना है, और बोला कि उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। तो बताओ यहाँ पे b - a का मॉड क्या होगा। तो हमें एक तरह से कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है, और हमें कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए ना, कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए। अब देखो भाई, ये तो काम हो गया है ना, क्योंकि सेंटर हमारा आ जाएगा। सेंटर कैसे आएगा भाई, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो सेंटर क्या आएगा, मिड पॉइंट, ये आएगा 5/2, 5/2। अब इसे इक्वेशन ही तो निकालनी है, तो पॉइंट तो पता ही है, बस स्लोप चाहिए। तो स्लोप यहाँ से उधार लेंगे पर, है ना। तो इसका स्लोप देखो क्या है, इसका स्लोप है 3 - 5/2 यानी 1/2, और 2 - 5/2 -½ तो ये एक तरह से बनेगा -1। और वो तो हमें यार वैसे भी बताता, है ना, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो क्या, +1। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एक तरह से, एक मिनट, लेकिन ऐसे अपन कंक्लूड नहीं कर सकते ना, है ना, क्योंकि ये एक डायमीटर, कोई सा भी डायमीटर हो सकता है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर मुझे इसका जो स्लोप चाहिए
वो इतना कह सकता हूँ कि यहाँ से सेंटर को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होगी, तो इसका जो स्लोप है वो -1 आया, तो इसका स्लोप क्या होगा, एक तरह से +1 होगा, +1 होगा। तो इसका स्लोप पता है और साथ में ये 0.2,3 पता है। इक्वेशन क्या होगी इसकी, इक्वेशन देखो, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, तो यहाँ से ये बनेगी x, y को इधर लाओ और -3 को इधर लाएंगे तो +3 होगा, तो ये +1 बराबर 0, +1 बराबर 0। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आनी चाहिए, x माइनस वाई +1 बराबर 0। तो x है हमारे पास, y का कॉफिशिएंट a यानी ये आएगा -1 और ये कितना आएगा +1। तो हमें पूछा है b माइनस a का मोड, यानी दिस माइनस दिस का मोड, और ये कितना आएगा 2 आएगा। तो सवाल अगर देखें तो लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा आपको लगेगा भाई लेंदी है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो सिचुएशन है सर्कल की वो बहुत प्यारी बन रही है। जैसे यहाँ पे ये जो पहला जो सर्कल है C1 उसका सेंटर कहाँ गया 5,0 पे, y बराबर x पे है, तो ये पॉइंट ही पता है, इसको डायमीटर माना है ना। फिर C2, उसके बाद में 2,3 से गुजरने वाली कॉर्ड जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है वो तभी होगा जब 2,3 इस कॉर्ड का मिड पॉइंट बनेगा। बढ़िया सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 1/α माइनस 1/β बराबर 1/3 सच दैट, कंडीशन है हमारे पास कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन व्हाट इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, है ना। तो देखो यहाँ पर अच्छा ये कंडीशन अपन को दे रखी है, तो ये कंडीशन क्या है, देखो भाई बीटा माइनस अल्फा बराबर अल्फा बीटा बाई 3, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो आराम से ये वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है d/a², d/a² यानी b² माइनस 4ac/a², और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये c/a आएगा, तो 3/λ है ना, अपॉन 3 है और इसका स्क्वायर। चलो फटाफट अपन b² माइनस 4ac की वैल्यू रखते हैं, तो b² माइनस 4a और c अपॉन a² बराबर 1/λ², ये गया काम से। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, λ² प्लस 2λ माइनस 12 माइनस 10λ प्लस 1 और प्लस 1 खत्म, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 0 और 10। तो लैम्डा 0 हो सकता है क्या, लैम्डा 0 हो सकता है क्या, तो लैम्डा 0 नहीं हो सकता भाई, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी ना, तो लैम्डा 0 नहीं हो सकता ना, तो इसको तो ढाओ, तो लैम्डा क्या हो सकता है 10 हो सकता है ना, तो लैम्डा की वैल्यू 10 आएगी। तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज है ना, तो सिर्फ 10 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मॉडरेट सवाल है ना, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट 10th वाले बच्चे भी ये कर देते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है लिमिट का क्वेश्चन। सवाल में देखो क्या बोला है, लॉग ऑफ ये sec वाली टर्म ex sec ऑफ e² है ना, इस तरह चल रहा है sec ऑफ e की पावर 10, ठीक है। अगर लॉग की प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट में, तो आप सेपरेट कर दो, तो ये बनेगा ln sec ऑफ ex, फिर ln ऑफ sec ऑफ e² x है ना, फिर इस तरह से चलेगा, लास्ट में ln ऑफ sec ऑफ e की पावर 10 इंटू एक्स, और अपॉन में ये बन रहा है e² माइनस e की पावर 2 cos x, ऐसा बन गया। और हमें यहाँ पर लिमिट जो दे रखी है x टेंडिंग टू 0 दे रखी है। सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट चेक करो आप, तो फॉर्मेट क्या आएगा, ln 1 ऐसे 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और नीचे e² ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर सीधा लॉपिटल रूल लगा सकते हो, है ना, 0/0 जब भी फॉर्म दिखेगी आप ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे भी डिफरेंशिएट कर दो, एंड देन लिमिट आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln ऑफ sec का ये होता है 1/sec ऑफ ex, और sec का क्या होगा sec ऑफ ex इंटू 10 ऑफ ex, और ex का क्या होगा e होगा। तो ये गया काम से। तो आपको यहाँ पे एक तरह से डिफरेंशिएशन क्या मिला, e टाइम्स 10 ऑफ ex। अगर फिर इसका करें तो ये क्या बनेगा फिर, e² टाइम्स 10 ऑफ e² x, फिर आगे e³ 10 ऑफ e³ x, और लास्ट में e की पावर 10 और 10 ऑफ e की पावर 10x। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, e² का 0 और माइनस e की पावर समथिंग
ए की पावर समथिंग, लेकिन ये जो समथिंग है इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये होता है -2 sin x, ऐसा बन जाएगा। अब देखो आगे क्या करोगे आप, यहां पर देखो आप x टेंडिंग टू 0 में ये अपने पास टेंडिंग टू 0 है, ये भी टेंडिंग टू 0 है, ये भी टेंडिंग टू 0 है। तो अगर अपन चाहें तो यहां पर स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं ना, ध्यान से देखना। एक काम कर सकते हो आप ना, अगर यहां पे मैं x से डिवाइड करूं और x से मल्टीप्लाई करूं तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी 1, और ये जो x है वो डिवाइड कर दो आप, है ना, इस x से डिवाइड कर दो आप, सबको डिवाइड कर दो, इस tan को भी और इस tan को भी, इस tan को, सबको डिवाइड कर दो। अच्छा x से डिवाइड कर देंगे इनको, तो यहाँ पे ऊपर ex है तो यहाँ नीचे ex बना सकते हैं बाय डिवाइडिंग विद e, तो ये भी क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड लिमिट। अच्छा इसी तरह से इसको अगर e स्क्वायर से और डिवाइड करते हैं तो ये भी बन जाएगी ना, तो देखो x से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो e से जैसे डिवाइड करोगे तो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी 1, लेकिन e से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये साथ में मिलेगा e स्क्वायर। आगे अगर आप देखें, अगर इसको एक्स्ट्रा ई स्क्वायर से डिवाइड करो तो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी 1, और ये बनेगा e की पावर 4। आगे आप देखोगे तो ये बनेगा e की पावर 6 और 1, और इस तरह से चलता रहेगा, लास्ट में e की पावर 20। अपॉन में देखें तो ये बनेगा -2 और -+2, और e की पावर x बराबर 0 पर अगर आप देखें तो e की पावर 2 बनेगी, ऐसा बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ऊपर एक तरह से हमारे पास क्या है भाई, ये तो जीपी है और जीपी का सम हमें निकालना है, तो जीपी का सम देखो क्या होगा, जीपी का सम फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, तो कॉमन रेशियो है e स्क्वायर पावर n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2 4 6 अप टू 20 10 टर्म्स है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20, और नीचे आएगा कॉमन रेशियो -1, ये इसका सम बनेगा। ऊपर वाले न्यूमरेटर का बात कर रहा हूं मैं, नीचे है 2e स्क्वायर, तो 2e स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो तो ये गया काम से, तो आपका आंसर आना चाहिए हाफ टाइम e की पावर 20 -1 अपॉन e स्क्वायर -1, यानी इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। सवाल का लेवल देखिए भाई, लिमिट का सवाल है, आप फॉर्मेट अगर पहचान पा रहे हो तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, और फॉर्मेट अगर जैसे पहचानते हो आप ls टू लगाओगे और वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। जीपी में सवाल जा रहा है, अगेन आई विल से मॉडरेट सवाल, बट इसमें कॉन्सेप्ट अगर देखें तो क्या क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी, फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद में जीपी का समेशन। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो है एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन जब भी आता है ना तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट चेक करना चाहिए भाई कौन सा फॉर्मेट है। तो देखो यहाँ पे dy/dx है ना, अच्छा यहाँ पे y में फंक्शन ट्रिग्नो का और इधर भी y में और साथ में x में ना, तो ये LDE तो नहीं है, लेकिन LD में रिड्यूस कर सकता अपन है ना, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे केवल x का फंक्शन होना चाहिए, तो आप cos स्क्वायर y से डिवाइड कर दो, ठीक है, और ये जो x यहाँ पे फालतू है इससे भी आप डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा एक तरह से sec स्क्वायर y dy/dx। अच्छा यहाँ पे x से डिवाइड कर दिया और साथ में sec स्क्वायर y बनेगा, या मैं बोल सकता हूँ cos स्क्वायर y से डिवाइड करेंगे और ऊपर बनेगा 2 sin y cos y, तो ये ओवरऑल बनेगा 2 tan y। आगे यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर और 2 माइनस एक्स क्यूब। तो इस सवाल को हम LD में रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो देखो ये डिफरेंशिएशन होता है एक तरह से tan y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अगर इसको थोड़ी देर के लिए अपन t मान ले तो ये बन जाएगा एक तरह से dt/dx, और माइनस ये बन गया 2t/x है ना, और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स क्यूब। अब आप देख सकते हो ये t और x में एक तरह से LDE बन चुकी है, तो देखो यहाँ पे ये dt/dx t की पावर 1, तो ये जो मामला बचा है वो फंक्शन p हो जाएगा और ये फंक्शन q हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये होता है e की पावर p dx, यानी -2/x का इंटीग्रेशन, यानी -2 ln x, तो ये बनेगा e की पावर
ln x की पावर -2 है ना, तो ये बन जाएगा x की पावर -2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर अगेन इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। और ये चीज़ क्या होती है, 2x माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट। तो एक तरह से y जो आएगा आपका, ये कितना आएगा, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x³ और x की पावर 6/4 और cx², ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू कंडीशन दे रखी है, क्या है कि x बराबर 2 पे y की वैल्यू 0 होगी। तो देखो x बराबर 2 पे y की वैल्यू, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे गलती क्या कर दी भाई, यहाँ जो वेरिएबल था वो y नहीं है बल्कि क्या होगा, t होगा। तो ये t बनेगा, ये वैल्यू क्या होगी, t होगी। और t किसको माना था अपन ने, tan y को माना था। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं tan y इक्वल्स टू क्या होगा, 2x³ माइनस एक्स की पावर 6/4 और cx²। तो यहाँ पर बोला गया कि x बराबर 2 पे y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 है x बराबर 2 पर, तो ये बनेगा 16 और 2 की पावर 6 कितना होता है, एक तरह से 64/4 16 और यहाँ c इंटू और x², तो ये गया काम से, तो c की वैल्यू आएगी 0, यानी खत्म है मामला, है ना। तो हमें यहाँ पे पूछा कि भाई y ऑफ 1 जो आएगा उसका tan कितना होगा, तो एक तरह से हमें tan y की वैल्यू पूछी है x बराबर 1 पे। तो देखो tan y की वैल्यू x बराबर 1 पर, तो ये कितनी आएगी, 2 माइनस 1/4 यानी एक तरह से 7/4। तो आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो अगेन आई विल से ये सवाल है ना LDE का नहीं बल्कि रिड्यूसिबल टू LDE का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, द वैल्यू ऑफ s, और वो है एक तरह से एडिशन, है ना, एडिशन ऑफ रूट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक तरह से इसमें सीरीज बना रखी है, वो भी रूट ऑफ एक तरह से इंटीग्रेशन, ये आपको पहले पता होना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई सीरीज बन क्या रही है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, उसके बाद में सीरीज का सवाल है। तो चलो सबसे पहले अपन इसी की बात कर लेते हैं। ये जो 0 से r तक जो लिमिट रखी है, ऑफ कोर्स ये r का फंक्शन बनेगा, मैं इसको नाम दे रहा हूँ i ऑफ r, ठीक है। तो ये है 0 से r और x और मॉड ऑफ साइन पाई x, इसकी बात कर लेते अपन। देखो एक काम करो, इसको आई आर छोड़ो, आप आई मान लो या आई आर मान लो ना, ऐसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि भाई ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और साथ में x मल्टीप्लाई में है, तो अगर यहाँ पे हम किंग रूल लगाते हैं तो इस x का मर्डर हो सकता है, यानी खत्म हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैं किंग प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो आई आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 से r इंटीग्रेशन है, तो यहाँ x की जगह रखेंगे 0 + r - x, इसकी जगह क्या रखेंगे, r - x, है ना। तो ये बनेगा भाई साइन ऑफ पाई r माइनस पाई x का मॉड, और r यहाँ पे कैसा है भाई, एक तरह से इंटीग्रल रखना है, तो साइन n पाई माइनस समथिंग, है ना। तो ये वापस क्या बनेगा, वही बनेगा साइन पाई x का मॉड और dx। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, और इनको ऐड कर दो। तो जैसे आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 0 से r, ये x टाइम दिस और माइनस x टाइम दिस खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा r टाइम्स मॉड ऑफ साइन पाई x dx। अब देखो ये r तो होगा कांस्टेंट, इसको तो बाहर ले सकते हैं, और इसके इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, और ये है 0 से r तक। अब देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है बड़ा खास है, देखो ध्यान से। एक तो यहाँ पे साइन पाई x की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पीरियड है वो कितना होगा, 2 पाई अपॉन पाई यानी 2 होगा, और मॉड की वजह से इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप जैसे 0 से 5 तक जा रहे हो, 5 तक जाने की जरूरत नहीं है, ये 5 टाइम्स 0 से 1 ही हो जाएगा, है ना। ये जो एक तरह से पीरियडिक फंक्शंस है उनकी प्रॉपर्टी है। तो 0 से r तक मत जाओ आप, इसको आप सीधा लिख दो r टाइम्स 0 से 1, ठीक है। अच्छा r पहले से, और ये है मॉड ऑफ साइन पाई x और dx, और ये है 2ir। अब देखो ये इंटीग्रेशन कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ वैसा ही है कि आप 0 से 1 जा रहे हो, मतलब ये जो इनपुट है वो 0 से पाई जाएगा, 0 से पाई जाएगा,
तो साइन ऑफ 0 से पाई, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, पॉजिटिव ही होगा। अच्छा यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, जैसे मैं पाई एक्स को यहाँ पे टी मानूं, तो ये पाई डी एक्स बराबर डी टी बनेगा। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और ये साइन टी का मॉड, वैसे ही साइन डी बनेगा क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और डी एक्स की जगह रख सकते हैं अपन डी टी अपॉन पाई, डी टी अपॉन पाई। और लिमिट यहाँ पे क्या होगी, लिमिट देखो ध्यान से, x बराबर 0 रखा और x बराबर 1 रखा, तो ये बनेगा आर स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर साइन टी का इंटीग्रेशन 0 से पाई होता है 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई। तो ये वैल्यू आई है 2 आई आर की। तो आई आर जो आएगा वो एक तरह से आएगा आर स्क्वायर अपॉन पाई, आर स्क्वायर अपॉन पाई के बराबर आएगा। तो ये आई आर है, लेकिन हमें रूट ऑफ दिस चाहिए, तो रूट ऑफ आई आर कितना होगा, एक तरह से आर अपॉन रूट पाई होगा, आर अपॉन रूट पाई होगा। और हमें चाहिए इसका समेशन 1 से लेकर 20 तक, तो इसका समेशन चाहिए, इसका समेशन 1 से लेकर 20 तक। तो देखो यहाँ पे समेशन ऑफ आर क्या होता है, 1 से 20, 1 + 2 + 3 अप टू 20, तो ये होता है 20 × 21/2, और नीचे रूट पाई भी है, तो ये मामला आएगा 210/√पाई, है ना। तो यहाँ पे 210/√पाई है ना, तो अकेला ये नहीं आएगा, अपॉन में रूट पाई भी आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो इसलिए क्योंकि देखते ही एक तो डरा देगा ना कि भाई समेशन रूट फिर इंटीग्रेशन ना, लेकिन अगर आप ध्यान दें कि भाई सवाल को ब्रेक करो आप कि भाई सीरीज का सवाल है, लेकिन किसका एडिशन है भाई, आर ये बदल रहा है ना, क्योंकि आर का कोई फंक्शन आ रहा होगा, तो पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये आया क्या है। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि आई आर कितना आ रहा है, आर स्क्वायर अपॉन पाई आ रहा है। तो बढ़िया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल है आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की टेक्निक हमें यूज करनी है। तो देखो यहाँ पर 1 - 5 cos स्क्वायर ना, और यहाँ पे साइन की पावर 5 और कॉस की पावर 2, ऐसा कुछ बन रहा है। 5 cos स्क्वायर और साइन की पावर 5, देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं अपन, यहाँ देखो 1/cos स्क्वायर जो है वो sec स्क्वायर बन रहा है, अलग अलग कर दो आप, है ना। ये cos स्क्वायर गया तो 5 अपॉन साइन की पावर 5, और ये sec स्क्वायर बना और नीचे साइन की पावर 5, ऐसा बना। देखो हमें ये पता है ये जो चीज़ है वो इंटीग्रेबल है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है 10x, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बाई पार्ट्स। तो इसको मान लो सेकंड फंक्शन है ना, और ये साइन की पावर 1 अपॉन साइन की पावर 5 है ना, 1 अपॉन, इसको ऐसे मान लो 1 अपॉन साइन की पावर 5 और sec स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन जो 10 होता है, और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा -5 अपॉन साइन की पावर 6, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, है ना, ठीक है। अरे साथ में 10 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 10 क्या होता है साइन बाई कॉस, और इसका फिर से इंटीग्रेशन, ये बनेगा ना। और आगे हमारे पास ये भी है -5 अपॉन साइन की पावर 5 dx। तो देखो यहाँ पर ये वाला मामला क्या बन रहा है, ये तो गया काम से ही, साइन और यहाँ पे 5 है ना, ये हो गया। अच्छा ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल बिल्कुल सेम है ना, लेकिन साइन का डिफरेंस है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, फिर तो काम हो ही गया ना, ये गया काम से ना, ये गया काम से, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये है 10x अपॉन साइन की पावर 5। तो ये बोल रहा है कि आपका जो आंसर है कुछ फंक्शन आने वाला एक्स का और कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप मान सकते हो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन एक गलती जो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से वो क्या है कि ऐसा मत माना यही फंक्शन एफ एक्स है, क्या पता यहाँ से कुछ कांस्टेंट भी यहाँ पे आ सकता है, जैसे +1 हो गया +2 हो गया। तो आप जब फंक्शन एफ एक्स को माने ना, तो सिर्फ इसको ना माने, साथ में कुछ कांस्टेंट और मान के चले, जैसे मैंने मान लिया प्लस के, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, f of π/4
माइनस एफ ऑफ पाई बाय 6। तो पाई बाय 4 पे वैल्यू अगर देखें तो कितनी आएगी, देखो यहाँ पर 1 और नीचे साइन पाई बाय 4 यानी 1/√2 की पावर 5 प्लस के माइनस क्या करना है पाई बाय 6 पे वैल्यू, साइन पाई बाय 6 कितना होता है यहाँ पे 1/2 और ये होता है 1/√3 और अपॉन में कितना आएगा 1/2 की पावर 5 और ये के भी माइनस होगा। तो ये तो हो गया काम से। तो आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए √2 की पावर 5, √2 की पावर 5 है ना। तो 2 की पावर एक तरह से 2 और √2 4√2 आएगा ना। तो ये दो ऑप्शन गए काम से। और इसकी बात करें तो ये आएगा 2 की पावर 5 ऊपर तो 32 और नीचे आएगा √3 है ना, तो 32/√3। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सवाल अगर देखें तो शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि टेक्निक सोचना है भाई कौन सी टेक्निक यहाँ पे लगाए। तो एक तो ये कि सेपरेट करोगे तो आसान रहेगा, ये गया काम से। और 1/cos² जो बनेगा sec², और ये इंटीग्रेबल है तो आप यहाँ पे बाई पार्ट्स सोच सकते हो। इसके अलावा अगर देखें क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ऑर्थो सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी, इक्विलैटरल है, अच्छा ट्राइंगल है, इसका जो ऑर्थो सेंटर वो ओरिजिन पे है, ऐसा कुछ सीन है, और साइड बीसी है वो इस लाइन पे है। तो इस लाइन की अगर बात करें अपन तो देखो यहाँ पर x बराबर 4 साथ में x0 तो y आएगा √2, y आएगा √2, ऐसी कोई लाइन है। तो इस पे साइड है और ये क्या होना चाहिए भाई ऑर्थो सेंटर। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर हमेशा इनसाइड ही होता है, इनसाइड पॉइंट है ना। तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा ट्राइंगल। आगे बोला गया कि अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए आर a, b, अच्छा ये साइड बी सी है, ये a है, ठीक है, और साथ में बोला कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a प्लस √2b और उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको लेना है। तो कुल मिलाकर हमें ये पॉइंट चाहिए ना, ये वाला पॉइंट चाहिए। अच्छा इस पॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो 0,0 यहाँ ऑर्थो सेंटर है या सेंट्रोइड या सर्कम सेंटर कुछ भी आप बोल सकते हो। तो एक तो ये है कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर ये a, b है तो ये जो सेगमेंट है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। पहली चीज तो ये है ना, ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी लगा दो आप। देखो यहाँ पर इसका स्लोप है -1/√2, -1/2√2, तो इसका स्लोप है -1/2√2, इसका स्लोप होना चाहिए एक तरह से +2√2। पहली कंडीशन तो ये लगा दो आप, है ना, b -0 अपॉन a -0 यानी b अपॉन a की वैल्यू 2√2, यानी b कितना होना चाहिए 2√2 टाइम्स a, ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा देखो आप, इसके अलावा और कंडीशन क्या लगा सकते हैं ना, ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और हम ये बोल सकते हैं ये मीडियन भी बन सकती है ना, मीडियन भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मीडियन को भी काम में ले सकते हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो फर्क तो नहीं पड़ता। और साथ में ये डिस्टेंस हमें पता है भाई, ये डिस्टेंस पता है, तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि ये सेंट्रोइड का काम भी करेगा तो ये 2:1 में एक तरह से डिवाइड करेगा। तो अगर ये डिस्टेंस हमको मिल गई तो इसका 3 गुना मैं बोल सकता हूँ a, b से ये वाली डिस्टेंस होगी। ये वाली कंडीशन भी अपन लगा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, इतना सोचना पड़ेगा आपको ना। तो a, b से ये वाली जो डिस्टेंस है वो एक तरह से इसका थ्राइस होगी और ये डिस्टेंस आप बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे 0,0 से अगर मैं डिस्टेंस बताना चाहूँ ये वाली डिस्टेंस तो ये कितनी होगी, तो 0,0 से डिस्टेंस होगी ये 4/√1² प्लस 2√2 का स्क्वायर, तो ये 4/3। तो इसका 3 गुना करना आपको, तो इसका 3 गुना कितना होगा, एक तरह से 4, तो एक तरह से ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 4 के बराबर। तो देखो a, b से मैं इसकी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ a, b से, तो ये बनेगी a प्लस 2√2 b -4 अपॉन √a² प्लस b² तो 3। तो ये जो डिस्टेंस है वो होनी चाहिए 4 के बराबर। तो a प्लस 2√2 b -4 जो है वो होना चाहिए एक तरह से। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 2 संभावनाएं बन रही, लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ पे a, b नीचे है,
नीचे है तो एक तरह से अगर यहाँ पे इस लाइन में x प्लस 2√2y-4 बराबर 0, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, देखो 0,0 इससे नीचे है, मतलब 0,0 से नेगेटिव आ रहा है, तो पक्का a,b से भी ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो एक तरह से पक्का -4 ही आएगी, है ना। तो आपके पास दो संभावनाएं आएंगी वैसे, तो मैं एक संभावना को ऑलरेडी मैं कट कर रहा हूँ, कैसे कि 0,0 इससे नीचे है तो ये जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव आ रहा है, तो a,b भी कैसा आएगा, नेगेटिव, तो ये जो वैल्यू है वो 4 नहीं बल्कि -4 ही होगी, तो ये मामला -12 यानी a प्लस 2√2b की वैल्यू आएगी एक तरफ से -8 के बराबर आएगी। तो एक रिलेशन हमारे पास ये है और दूसरा रिलेशन ये है, तो हमें a और b बताना है। तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू मैं अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो a प्लस b की वैल्यू 2√2a, तो ये बनेगा 8a बराबर -8, a की वैल्यू आएगी -8/9, a की वैल्यू आएगी -8/9, ठीक है। तो a की वैल्यू -8/9 है, तो ये कितना बनेगा b, -16√2/9 ऐसा बनेगा। ये a और b हमारे हो जाएंगे। हमें बोला a प्लस √2 टाइम्स b करना है, तो देखो यहाँ पे फाइनल जो अपना आंसर क्या आने वाला है, तो a प्लस √2b, तो √2 से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो -8/9 -16/9 ये होता है -24/9, उसका मॉड 24/9 एंड उसका भी एक तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, और ये आएगा एक तरह से 2 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, है ना। तो 24/9 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, एक तरह से 2 के बराबर आना चाहिए। तो सवाल काफ़ी अच्छा है और इसने कैलकुलेशन भी काफ़ी करवाई है और लास्ट में भी ये उलझाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल एक तरह से देखिए मीडियोकर लेवल का सवाल था कॉन्सेप्ट वाइज, बट इसको टफ बना दिया गया कि इफ g ऑफ x इक्वल्स टू 3x² + 2x - 3, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आगे बोला गया f ऑफ 0 - 3 एंड ये एक कंपोजिट फंक्शन इसने बना दिया, और हमें पूछ लिया यहाँ पे f ऑफ g ऑफ 2। अरे g ऑफ 2 तो हम बता सकते हैं भाई, g ऑफ 2 कितना होगा, g ऑफ 2 देखना, g ऑफ 2 बनेगा एक तरह से 3 2² और साथ में 4 - 3 12 4 16 - 3 13, तो हमें एक तरह से f ऑफ 13 पूछा गया है। हमें फंक्शन f नहीं पता, लेकिन g ऑफ f अलग से दे रखा है, तो f ऑफ 13 मतलब यहां अगर मैं 13 रखूं तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू एक बार 13 रखो आप, तो ये 4 टाइम्स g ऑफ f ऑफ 13, है ना, और ये मामला बनेगा 3 इंटू 13 का स्क्वायर -32 इंटू 13 + 72, तो ये बनेगा 7 2 और 50, ठीक है, माइनस ये कितना बनेगा 13 इंटू 2 और 13 इंटू 3, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। तो ये एडिशन है अपना 579, इसमें से 416 कम करना है, तो ये आएगा अपने पास 163। तो एक तरह से यहाँ पे क्या मिला कि 4 ऑफ g ऑफ f ऑफ 13 जो है वो 163 है, लेकिन हमें ये वाली चीज चाहिए ना f ऑफ 13 ना, तो f ऑफ 13 को थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, एक तरह से मैं t मान लेता हूँ, और हमें ये t चाहिए ना, तो देखो ये बन रहा है 4 g ऑफ t, g ऑफ t क्या होगा 3t² + 2t - 3 = 163, तो ये मामला है 12t² + 8t और -12 इधर -163 आएगा, तो ये बनेगा -175 = 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, हमें सॉल्व करना और t की वैल्यू बतानी है, t की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो इसके फैक्टर अपन को सोचने पड़ेंगे, इसके फैक्टर है ना, तो अच्छा ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट कितना होगा 12 × 175, ये होता है 25 × 7, ओके। अच्छा इसको भी आप तोड़ सकते हो, जैसे 3 × 4 तोड़ दो, इसको भी तोड़ सकते हो, लेकिन हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका जो कॉम्बिनेशन है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का वो 8t बन जाए ना। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते अपन, 25 यहाँ पे ऑलरेडी है, और अगर इनको मिलाते अपन 28
3 84, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं, 2 × 2, अच्छा ये कितना होगा, 50 हो जाएगा। और ये 6 और 7 42 ना, 50 42, हाँ यहाँ पे बन रहा है ना। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस का 50 और साथ में -42 ना। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा मामला, 12d² 50d -42d और -175 = 0। तो यहाँ कॉमन लोगे आप, तो 2 कॉमन लोगे, t कॉमन लोगे तो 6t और यहाँ पे 25d। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 7 कॉमन आएगा, तो 6t और प्लस 25d = 0, सॉरी 25 ही आएगा। तो देखो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएंगी, t की वैल्यू क्या आएगी, है ना, t मतलब f(13) की 2 वैल्यू आ रही है। तो एक वैल्यू तो आएगी आपके पास 7/2 और दूसरी आएगी यहाँ से माइनस अगेन यहाँ 25 ही आएगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी -25/6। तो 2 वैल्यू यहाँ पे आ रही है ना। अच्छा लेकिन इसने एक चीज़ बोल दी ऑलरेडी कि वहाँ यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये वाली जो वैल्यू है वो वैलिड नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 7/2 होना चाहिए। अगेन क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की, कंपोजिट फंक्शन को लाके ना, तो थोड़ा सा शुरुआत में अंदाजा लगाना मुश्किल है, बट अगर आप देखें कि भाई g(2) तो निकाल ही सकते हैं, तो निकाल लो। f(13) चाहिए तो मैं यहाँ पे 13 रखूंगा, है ना, तो यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। अब आप सोच लो कि f(13) की वैल्यू क्या है, t है, तो अगर चैन वाइज आप सोचोगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी। तो मॉडरेट सवाल है लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन है। इसके बाद में अगला सवाल कि इफ a b c आर यूनिट वेक्टर सच दैट a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। तो आपको बता दूं ये चीज क्या होती है भाई, ये तो होती है a² + b² -2a.b। इसी तरह से ये b² + c² -2b.c और ये है c² + a² -2c.a बराबर 9, ऐसा कुछ बनेगा। और ये मामला क्या बनेगा भाई, ये तो तगड़ा है। देखो ये हमारे पास 1 1 1 1 1 1 है ना, 6 और उधर 9 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा अगर मैं इनको यहाँ पे उड़ा दूं। तो यहाँ से a.b b.c और c.a -3/2 हो गया। और ये बड़ी स्पेशल कंडीशन है, अगर ABC आपके पास यूनिट वेक्टर है और अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो समझ जाना वहां पे इन तीनों का जो एडिशन है वो 0 होगा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तब भी आपके पास सेम कंडीशन बनने वाली है। मतलब इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। तो a + b + c 0 होगा। अब बोला इसमें कि फाइंड पॉजिटिव के इफ 2a + k × b + k × c ये है 3। तो देखो यहाँ पे भाई k टाइम्स क्या है, b + c, मॉड ऑफ 2a + k × b + c और उसको लिख सकते हो आप -a। तो ये काम हो गया। तो ये है एक तरह से 2 - k टाइम्स a का मॉड, यानी एक तरह से 2 - k का मॉड और a का मॉड वो 1 होगा, है ना, बराबर 3। तो यहाँ से k - 2 का मॉड या k - 2 की वैल्यू होगी +-3, यानी k की वैल्यू या तो 5 या फिर -1। तो k की यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है लेकिन हमें सिर्फ चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो आंसर क्या होगा, 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर देखो आप, तो ये सवाल मैं इजी बोलूंगा क्योंकि पीवाई क्यूज में ये कंडीशन पहले भी आ चुकी है ना, नई बात नहीं है। तो a + b + c = 0, तो ये क्वेश्चन तुरंत निपट जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 27, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तो आप आसानी से इसकी 3 टर्म्स मान सकते हो ना, a AR और a/r, है ना, r क्या होगा, कॉमन रेशो। अच्छा सम क्या बोला, सम जो है वो कुछ ऐसा है r - a, b। तो बताओ a² + b² क्या होगा। देखो यहाँ पर केवल अपन को प्रोडक्ट दे रखा है और हमें पूछ लिया सम, हमें सम पूछ लिया। तो देखो ये तो एक तरह से रेंज की बात कर रहा है ना, तो हमें रेंज निकालनी है ना।
तो देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट अगर दे रखा है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, एक तरह से ए क्यूब, तो ये है 27, तो ए की वैल्यू आएगी 3, तो एक तरह से टर्म्स क्या होंगी 3/r, 3 और 3r। तो हमें सम की रेंज पूछिए, तो देखो सम क्या होगा, सम होगा 3/r प्लस 3 प्लस 3r, और ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगर आप ध्यान से अगर देखें तो ये है ये दोनों को मिलाकर थ्राइस ऑफ 1/r प्लस r, और आगे है प्लस 3। AMGM इनइक्वालिटी, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का एडिशन कम से कम, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ, अगर r पॉजिटिव है तो ये मिनिमम कितना होगा, 2 होगा, अगर नेगेटिव हुआ तो ये मैक्सिमम -2 होगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये जो चीज़ है r प्लस 1/r या तो 2 या 2 से ज़्यादा, या फिर इसकी वैल्यू -2 या उससे कम, लेकिन हमें थ्राइस करना और 3 जोड़ना है, तो इसका थ्राइस करना है और 3 जोड़ना है, तो आपका आंसर क्या होगा, देखो 3 गुना करना है 6 और 3 जोड़ना भी है, तो ये आएगी वैल्यू 9 या 9 से ज़्यादा, या फिर मैं इसका 3 गुना करूँगा -6 आएगा, और प्लस 3 भी करूँगा तो ये वैल्यू आएगी -3 या उससे कम। तो रेंज जो आएगी वो आएगी -∞ से -3 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। लेकिन इसने बोला कि r माइनस दिस इंटरवल, तो r मतलब एक तरह से क्या हो गया, ऑल रियल इंटरवल, यानी -∞ से इन्फिनिटी। तो उसमें से क्या यहाँ पे छूट गया है भाई, ओनली अपन कह सकते हैं -3 से 9 रह गया है, यानी ये जो इंटरवल है वो -3 से 9 है ना। तो ए और बी पता चल गया, ए आएगा -3 और बी आएगा 9, तो ये बनेगा 9 और 81, यानी आंसर आना चाहिए 90 के बराबर। तो ये सवाल आई विल से कि इजी सवाल है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स आप मान सकते थे, आपकी ये टर्म आ जाती कंडीशन लगाते ही, और इसकी रेंज पूछी गई है, और रेंज के नाम पे सिर्फ r और 1/r वाला एक्सप्रेशन है, तो सवाल करने लायक था। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास के कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो दो रिलेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है ना, और ये जो कर्व है और ये जो कर्व है ये कैसे भाई, सर्कल है, और हमें पूछ लिया बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। z जो नंबर है, एक पॉइंट है, एक तरह से दो सर्कल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पक्का उन्हीं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम सबसे पहले इनको सॉल्व करके z की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हम इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन देख लेते हैं, क्या कर रहे हैं ना, टच कर रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इनके सेंटर्स और रेडियस जाननी पड़ेगी। तो सेंटर है पहले का 6,0 और रेडियस है 5, इसका सेंटर है -2,6 और रेडियस है 5। तो देखो यहाँ पर C1 C2 कितना आ रहा है, C1 C2 आ रहा है 6 माइनस दिस, यानी 8 का स्क्वायर, और यहाँ 6 का स्क्वायर, यानी आएगा 10। और R1 प्लस R2 की बात करें, ये आ रहा है 10। तो ये तो दोनों बराबर ही आ रहे हैं। दोनों अगर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब हालात कुछ ऐसे हैं, ठीक है। और हमें ये पॉइंट चाहिए, तो हम बोल सकते हैं यार यहाँ पे जो सेंटर 1 है, सेंटर 2 है, तो एक तरह से ये पॉइंट इस C1 C2 को R1 रेशो R2 में ही डिवाइड करेगा। और दोनों की रेडियस अगर देखें तो 5 और 5 है, तो रेशो कितना आएगा 1:1, यानी एक तरह से ये मिड पॉइंट हो जाएगा दोनों सेंटर्स का। और सेंटर्स हमें पता है, तो देखो मिड पॉइंट निकाल लो आप, 6 और -2/2 यानी 4/2, और 0 एंड 6/2 यानी 3। तो हमारे पास पॉइंट आएगा 2,3, यानी आप बोल सकते हो z की जो वैल्यू आएगी 2 + 3 आइटा आएगी। तो 2 + 3 आइटा z है। तो हमें चाहिए z का क्यूब। अब एक काम तो ये भी कर सकते हो भाई, डायरेक्ट आप चाहो तो a प्लस ना b का होल क्यूब आप लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि इतना कुछ तो है ही नहीं। या फिर यहाँ से कुछ क्वाड्रेटिक रिलेशन बनाओ और उस रिडक्शन से फिर इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इतना टफ तो है नहीं। तो a + b का होल क्यूब है ना, तो ये कितना होगा a³ + b³ + 3ab, तो ये आएगा 18 आइटा इंटू a + b। ये 3 टाइम्स z स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो 4 - 9 और 12 आइटा, और यहाँ पे -15 टाइम्स z, और साथ में है 141।
अब देखो ये कितना बन रहा है। ओवरऑल देखते अपन आइटा का कोफिशिएंट कितना आ रहा है और रियल पार्ट कितना आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों देख लेते हैं। तो रियल पार्ट यहाँ पे 8 है और यहाँ पे -54 और ये -5 और 3 -15 और -30 और लास्ट में 141। इमेजिनरी पार्ट की बात करें वो कितना आएगा, -27, यहाँ +36, यहाँ 36 आ गया और यहाँ पे -45 ऐसा आएगा। तो देखो ये कितना बन रहा है, ये बन गया हमारे पास -45 और -54, -45 -54 -99 और साथ में है 149। इमेजिनरी पार्ट अगर आप देखें तो ये 72 और ये माइनस में ये भी 72, तो ये तो गया काम से। एक तरह से रियल आंसर ही आएगा और आना भी चाहिए वैसे है ना। तो देखो ये कितना बनेगा, ये एक तरह से 0 और 5 है ना, तो एक तरह से इसका 50 आंसर आएगा। तो आंसर है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बी सी डी सच दैट x² + 2 इज डिविजन ऑफ x³ + bx² + cx + d। और साथ में बोला कि बी सी डी जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 20 है और साथ में बी सी डी कैसे होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। तो हमारे पास एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि ये जो है वो एक तरह से इसका डिवीजन होना चाहिए, मतलब फैक्टर होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगा रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है इसका एक फैक्टर हमें पता है x² + 2, दूसरा कुछ रहा होगा, कुछ एक तरह से x प्लस आप अल्फा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर ये वाकई इसका फैक्टर है, दूसरा कोई फैक्टर आपने मान लिया x + अल्फा, और ये ऐसा ही मानना है क्योंकि आप देखो ध्यान से x² × x³ है ना, बिल्कुल सेट हो रहा है। बाकी कुछ आप मान लो यहाँ पे अल्फा मान लो, अब देखो बाकी को भी सेट करना है बिल्कुल है ना। जैसे मैं यहाँ पे x² कोफिशिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे x² कोफिशिएंट आ रहा है अल्फा, ठीक है। इसी तरह से मैं x के कोफिशिएंट की बात करूँ c, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। और कांस्टेंट की बात करें यहाँ d और यहाँ कितना 2 अल्फा, तो ये बराबर होने चाहिए। तो हमें एक तरह से यहाँ पे बी सी डी के ट्रिपलेट बताने हैं। तो हमें पता है भाई सी तो फिक्स है, सी तो यहाँ पे फिक्स है, 2 हो जाएगा। तो बात आती है बी और डी की, तो यहाँ से देखो आप बी और डी में रिलेशन, तो देखो यहाँ पर इनके रेशियो की बात करें तो b/d हमेशा हाफ होना चाहिए, यानी d जो है वो 2b के बराबर आना चाहिए है ना। d क्या आना चाहिए, 2b के बराबर आना चाहिए। जैसे सोचो आपने b1 रख लिया, b1 रखा तो d 2 हो जाएगा। अच्छा इस तरह से आप b की वैल्यू 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना रख सकते हो। तो यहाँ पे पहले से कंडीशन दे रखी है कि भाई ये जो वैल्यू है वो एक तरह से 20 या 20 से कम होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो डेटा है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20, तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, एटमोस्ट 10 के बराबर हो सकती है। तो एक तरह से यहाँ पे आपके पास जो चॉइस है b के लिए वो केवल 10 चॉइस है, और जैसे आप b को फिक्स कर दो कि d भी कैसे हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे b और d के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक तरह से 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और c यहाँ पे फिक्स ही था, तो बी सी डी के भी एक तरह से 10 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, ठीक है। तो ये वाला सवाल एक तरह से थ्योरी ऑफ इक्वेशन से बनाया गया है और फैक्टर थ्योरम से ये सवाल बनाया गया है, मॉडरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन कॉनिक x² - y² sec² बराबर 8। अच्छा ये एक हाइपरबोला है, इसकी सेंट्रिसिटी E1 एंड लेंथ ऑफ LR इज L1। इसके बाद में है फॉर कॉनिक, अच्छा ये कैसा है आपका एलिप्स है और इसकी सेंट्रिसिटी E2 है और लेंथ ऑफ LR L2 है, साथ में ये रिलेशन भी दे रखा है A1² बराबर E2² इंटू 1 + sec² थीटा। तो बताओ यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, और इसमें E1 L1 E2 L2 और tan थीटा सारे इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये सारे एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। जैसे मैं E1 की बात करूँ, पहले इसको आप ढंग से लिख लो कि ये मामला क्या बनेगा, x², अच्छा 8 से डिवाइड कर देते हैं, -y² अपॉन 8 और cos² थीटा बराबर 1। सेकंड करो को भी देखते अपन, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो x² / 6 और y² / 6 cos² थीटा और इक्वल्स टू 1। तो देखो ये हाइपरबोला है तो इसेंट्रिसिटी की √1 +
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। E2 की बात करें तो ये बनेगा रूट ऑफ 1 माइनस, देखो ये ए स्क्वायर इससे ज़्यादा है तो वही है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब हमें देखो क्या बोला गया है, एक रिलेशन दे रखा है वैसे E1 E2 में, है ना, इसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हम L1 L2 की भी बात कर लेते हैं, तो ये होगा 2b स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए यानी यहाँ पर एक तरह से √8, और L2 की बात करें तो ये 2b स्क्वायर बाई ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर एक तरह से ये वाला रिलेशन में लगाना है, तो यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, देखो क्या मिलती है, तो E1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू E2 स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर, इसको भी आप कॉस बदल दो तो 1 बाई कॉस स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो मामला है वो बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो ऊपर जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है इधर भी आप देख सकते हो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, वो कैंसिल आउट होंगे तो अपॉन में सिर्फ कॉस स्क्वायर बचेगा, उसको आप लेफ्ट में लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, तो कॉस की जो वैल्यू है वो 1 बाई √2 या माइनस 1 बाई √2 बनेगी। अब देखो यहाँ पर ये बोलना चाहिए वैसे कि भाई थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और दिया भी होगा ना, मेमोरी बेस्ड पेपर है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट गई हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे ये जो आंसर है पॉजिटिव फिल करना होता अपन को, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे दे रखा होगा भाई थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल है, तो कॉस थीटा होगा यहाँ पे 1 बाई √2, तो फिर टेन थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, एक तरह से 1 के बराबर बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे E1 L1 अपॉन E2 L2 भी हमें बताना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी आएगी, E1 की वैल्यू 1 प्लस 1 बाई 2 है ना, तो देखो ये सारी वैल्यू देख लेते अपन, E1 L1 अपॉन E2 L2, तो E1 की वैल्यू आएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर इन 1 प्लस 1 बाई 2 का रूट यानी √3 बाई 2, और E2 की वैल्यू 1 माइनस 1 बाई 2 का रूट है ना, 1 बाई 2 का रूट। L1 की वैल्यू देखो आप L1 अपॉन L2, अगर मैं L1 अपॉन L2 यहीं से डायरेक्ट करूँ, देखो कॉस स्क्वायर थीटा सीधा उड़ेगा और साथ में 2 भी उड़ेगा, तो ये √8 अपॉन √6, √8 बाई 6 ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 गया काम से तो ये √3, और यहाँ पर ये 4 बाई 3 तो √4 और √3, तो इसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए।